हेलो एवरीवन, मैं आपकी शिक्षिका संजू उपाध्याय हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाने चल रही हूँ शब्द विचार। पिछले टर्न में हम आप सबको वर्ण से परिचित कराए थे। उसी श्रृंखला में यानी उसी कड़ी में आगे आज आपको हम ले चलेंगे शब्द की तरफ। आज हम आपको बताएंगे शब्द होते क्या हैं, शब्द बनते कैसे हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, आदि चीज़ों से हम आपको परिचित कराएंगे। हाँ तो बेटा, भाषा में वर्णों तथा शब्दों का बहुत ही महत्व है। चाहे वह हमारी हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत हो या इंग्लिश हो या अन्य कोई भाषा हो, वर्णों के बिना उसका आगे बढ़ना संभव नहीं होता है। तो वर्णों तथा शब्दों का बहुत ही किसी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में अद्वितीय स्थान होता है, क्योंकि वर्णों के बिना शब्द तथा शब्दों के बिना वाक्यों का निर्माण संभव नहीं हो पाता है। वर्णों के मेल से यानी अक्षरों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। जब एक या एक से अधिक वर्ण यानी एक या एक से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं यानी एक समूह का निर्माण करते हैं, तो जो उन अक्षरों का, वर्णों का समूह होता है, वही समूह शब्द कहलाता है। और जब उन समूह का कोई सार्थक अर्थ निकलने लगता है तो उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब होता है जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं निकले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं रोटी ओटी। और रोटी का तो कोई एक अर्थ है कि रोटी खाई जाती है, रोटी को हम ब्रेड बोलते हैं, लेकिन ओटी का कोई मतलब ही नहीं है, तो रोटी को हम रख देंगे सार्थक के अंतर्गत और ओटी को रख देंगे निरर्थक के अंतर्गत। तो आपने जाना कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वही शब्द कहलाता है। अब आपसे कोई पूछता है कि शब्द किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। अब शब्द जानने के बाद हम आपको ले चलेंगे शब्दों के वर्गीकरण की तरफ, यानी शब्दों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, हिंदी में शब्द कहाँ से आए, कहाँ से हमें हिंदी के शब्द मिले हुए हैं, आदि चीज़ों को हम आपको बताएंगे इस शब्द के वर्गीकरण में। तो बेटा, हिंदी में शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 5 आधारों पर किया गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर, पांचवा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब इन शब्दों के वर्गीकरण जानने के बाद हम आपको एक एक भागों से आपको डिटेल परिचित कराएंगे। पहला आधार है स्रोत या उत्पत्ति का आधार, यानी हिंदी में जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है किन स्रोतों से हुई है। स्रोत मीन्स होता है साधन, यानी किन साधनों के द्वारा हम जो है हिंदी में शब्दों को पाए हुए हैं। तो पहला इसका साधन, पहला स्रोत है तत्सम, दूसरा स्रोत है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी या आगत हम कहते हैं। अब आपको हम पहले साधन को यानी पहले स्रोत के बारे में बताएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, तत्सम। तत्सम और तद्भव को हम अगली कक्षा में आपको परिचित करा चुके हैं कि हमारे हिंदी की जो उत्पत्ति थी वो कहाँ से हुई, यानी संस्कृत से हुई। तो संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों आज भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम तत्सम या शुद्ध शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि, कर्ण, नेत्र, अग्नि, क्षेत्र, सूर्य, मात्र आदि ये शब्द क्या हैं, संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन आज भी ज्यों के त्यों हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। को हम हिंदी की उत्पत्ति के दूसरे स्रोत, दूसरे साधन के बारे में बताते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, तद्भव। तद्भव का क्या अर्थ होता है बेटा, तद्भव 2 शब्दों के मेल से बना है, तद और भव। तद का अर्थ होता है उससे, भव का अर्थ होता है होने वाला या उत्पन्न होना, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होने वाला, यानी तत्सम से ही तद्भव की उत्पत्ति हुई। तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप था वही
तद्भव कहलाया। जैसे गृह से क्या बना, घर, अग्नि से क्या बना, आग, सूर्य से क्या बना, सूरज, मातृ से क्या बना, माता। तो हम कह सकते हैं हमारे संस्कृत की वे शब्द जो संस्कृत से टूट करके हिंदी के किसी क्षेत्रीय बोली के रूप में प्रयोग किए गए, उनको हम तद्भव कहते हैं। अब आपका तीसरा स्रोत है देशज। देशज का क्या अर्थ होता है, देसी, यानी जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आए, जिनका जन्म ही विकास ही हमारी जनता के बीच हुआ, उन्हें हम देशज या देसी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम क्या कहते हैं, खड़ाऊं, झुग्गी, डिबिया, झंझट, झगड़ा, फावड़ा, रसरी इत्यादि शब्द जो हम बोलते हैं, जो अपने आप हमारे क्षेत्रीय रूप में जनता ने अपने आप उत्पन्न किया, अपने सुविधा के लिए जिन शब्दों को अपनाया और आज उन शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग भी करते हैं, उन्हें हम देसी या देशज शब्द कहते हैं। तीसरा साधन आपका, तीसरा स्रोत आपका क्या था, देशज। अब देशज के बारे में जानने के बाद हम आपको चौथे साधन से परिचित कराते हैं, जिनको हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। हमारे हिंदी भाषा में बेटा अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। ऐसे शब्दों को हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द हमारे हिंदी में अंग्रेजी के इस्तेमाल होते हैं, कुछ फारसी के, कुछ अरबी के, कुछ तुर्की के, कुछ जापानी के। उन्हीं शब्दों को हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें, से अंग्रेजी के शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं रजिस्टर, डॉक्टर, कार, कंप्यूटर। और फारसी के कुछ शब्द होते हैं जैसे हम दरोगा, आसमान, शादी, शराब। अरबी के कुछ शब्द भी हम प्रयोग करते हैं जैसे गरीब, अमीर, कानून, तारीख, औरत, मकान। ये सब हमारे अरबी शब्द हैं, लेकिन हिंदी में हम इसका बराबर प्रयोग करते हैं। तुर्की के भी कुछ शब्द हम प्रयोग करते हैं जैसे स्कूल हुआ, लाश हुआ, कैंची हुई, चाकू हुआ। ये शब्द हमारे तुर्की शब्द हैं, लेकिन इनको हम कहाँ प्रयोग करते हैं, हिंदी की आम बोलचाल में आने वाले हर शब्दों में लगभग प्रयोग करते हैं। और उसी तरह हमारे फ्रांसीसी के कुछ शब्द भी यूज किए जाते हैं जैसे इंजीनियर, कार्टून, पुलिस। ये सब कौन से शब्द हैं, फ्रांसीसी शब्द हैं। चीनी शब्द भी हम प्रयोग करते हैं जैसे लीची हुई, पटाखा हुआ, चाय हुआ। जापानी शब्द रिक्शा हुआ। ये सब शब्द हमारे क्या हैं, विदेशी शब्द हैं या किसी भी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो ये हमारे 4 साधन थे जिनको हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी में माने हैं। अब हम ले चलते हैं वर्गीकरण के दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर हमारा है रचना के आधार पर। वर्गीकरण का दूसरा नंबर था रचना के आधार पर। तो बेटा रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ क्या शब्द होता है, तो बेटा हम आपको बता दें, जो शब्द बहुत पहले से किसी विशेष अर्थ के लिए, अपने विशेष नाम के लिए फेमस हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है, और जिसके तोड़ने पर उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, उन्हीं शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए बता दें हम आपको, जैसे आदमी हुआ, घर हुआ, घोड़ा हुआ, पैर हुआ, रोटी हुआ इत्यादि शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी जब इनको हम तोड़ भी दें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन अपने नाम के लिए बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे आदमी। अब आदमी को अगर हम तोड़ देते हैं, आद और मी दोनों को अलग कर देते, तो ना तो मी का कोई अर्थ निकलेगा और ना आद का कोई अर्थ निकलेगा। लेकिन जब इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो आदमी एक इसका विशेष एक स्पेशल ही अर्थ निकलने लगेगा। तो हम कह सकते हैं
कि वो शब्द जो बहुत पहले से किसी विशेष के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, फेमस हो गए हैं, और जिनको खंडित करने पर, तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो अपने पूरे रूप में ही एक स्पेशल महत्व देते हैं, उन्हीं शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर आपका है यौगिक शब्द। जैसा कि नाम से ही यौगिक पता चल रहा है कि योग मीन्स क्या होता है, जोड़। यानी जो शब्द किसी शब्दों से जुड़ करके कोई शब्द का निर्माण करते हैं, कोई विशेष अर्थ देते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। यानी परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने होते हैं, उन्हीं शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा प्लस सवार मिल करके हमारा बन गया क्या, घुड़सवार। रसोई और घर, इसको हम बना दिए, बन गया क्या, रसोई घर। यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम आपस में मिला दें और मिल करके उनका एक नया अर्थ बन जाए, तो उन्हीं शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब यौगिक शब्दों के बाद तीसरा शब्द आपका है योग रूढ़। अब योग रूढ़, जैसा कि इसका नाम ही है योग और रूढ़, यानी रूढ़ जिसका हम पहले ही परिचय करा चुके हैं कि जो किसी अपने विशेष नाम के लिए प्रसिद्ध होते हैं। योग जो जुड़ करके कोई विशेष अर्थ देते हैं, यानी किसी शब्दों से जुड़ करके, चाहे एक शब्द या दो शब्द से जुड़ करके जब विशेष अर्थ देते तो उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो बेटा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें यौगिक तथा रूढ़ दोनों का गुण होता है, वो शब्द हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी इनको जो हम तोड़ दें तो ये रूढ़ भी बन जाते हैं और जोड़ दें तो ये यौगिक भी बन जाते हैं। जैसे हम इनको आपको उदाहरण के रूप में बताते हैं कि जलज। अब जलज शब्द आपका दो शब्दों के योग से बना है, जल और जा। जल का अर्थ होता है पानी, जा का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। जलज तो आपका हो गया है क्या, यौगिक। लेकिन अगर इसी जलज को हम रूढ़ के अर्थ में लेते हैं तो जल से कौन उत्पन्न होता है, कमल। तो कमल का एक विशेष अर्थ होता है, यानी कमल को हम तोड़ नहीं सकते। जो कमल को हम तोड़ देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो यौगिक के अर्थ में ये जलज है और रूढ़ के अर्थ में ये कमल है। उसी तरह जैसे आपका है नीलकंठ। नीलकंठ क्या है, एक योग रूढ़ शब्द है और एक यौगिक भी शब्द है। यानी नीलकंठ, नीलकंठ एक पक्षी भी है, नीलकंठ हम शिव को भी कहते हैं। तो अगर हम शिव के अर्थ में इस शब्द का अर्थ लेते हैं तो ये बन जाएगा रूढ़ शब्द, क्योंकि शिव को अगर हम तोड़ेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम नीलकंठ के पक्ष में लेंगे, पक्षी के अर्थ में लेंगे, नीला है कंठ है जिसका, तो नील का अर्थ नीला हो जाए, कंठ का अर्थ गला हो जाएगा। यानी दोनों का अर्थ निकल रहा, तोड़ने पर भी और जोड़ने पर भी। तो जोड़ने पर भी क्या बन रहा है, पक्षी के अर्थ में ये यौगिक बन रहा है, योग रूढ़ बन रहा है, और जो है शिव के अर्थ में केवल रूढ़ बन रहा है। तो आपका जो नीलकंठ शब्द है इसमें दोनों गुण हैं, यौगिक का भी और रूढ़ का भी। यानी मेरी बात समझ में आई आपको। यानी कि नीलकंठ क्या है, नीला है गला जिसका, अर्थात नीलकंठ एक पक्षी होता है। और नीलकंठ और किसको कहते हैं, शिव को। अगर हम शिव के अर्थ में लेते हैं तो ये शब्द रूढ़ शब्द है। अगर हम नीलकंठ पक्षी के अर्थ में लेते हैं तो ये शब्द यौगिक है। यौगिक शब्द क्या होता है, जो दो शब्दों के योग से बनता है। रूढ़ शब्द क्या होता है, जो अकेला ही किसी के लिए फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, यानी एक स्पेशल अर्थ देता है। यानी शिव क्या है, एक स्पेशल पर्सन है। और नीलकंठ क्या है, नीलकंठ का दो अर्थ निकल गया, नील यानी नीला रंग, कंठ माने गला। तो नीलकंठ शब्द आपका क्या है, यौगिक और योग रूढ़ शब्द दोनों है। अब आपको जो है शब्दों के वर्गीकरण का जो बचे हुए शेष 3 भाग हैं उनको हम आपके अगले वीडियो में, अगले जो है आपके क्लासेज में पढ़ाएंगे। अब यहीं पर हम अपना जो है आज का क्लास समाप्त करते हैं।